वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक हार्ट ब्रेकिंग कोरियन मूवी। एक पिता का प्यार क्या होता है, इसे बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है आज की इमोशनल कोरियन ड्रामा मूवी में दोस्तों, जिसका नाम है क्रॉनिकल ऑफ अ ब्लड मर्चेंट। और हमारे हिसाब से ये 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स डिजर्व करती है। तो कहानी की शुरुआत में सैम नाम का आदमी अपने अंकल के साथ एक फार्म में तरबूज की फसल काट रहा होता है। सैम अंकल से पूछता है कि मुझे थोड़े तरबूज दे दो ना अंकल। बेटा, ये मेरा फार्म नहीं है, हम यहाँ पे काम करते हैं, भूल गए क्या। ओनर थोड़ी देर में आती होगी और तभी फार्म की ओनर और उसकी बेटी आ जाती है। वो सैम और अंकल के लिए शकरकंद लाई थी। अंकल बेटी से पूछते हैं कि सगाई हो गई क्या तुम्हारी, शादी कब रखी है। वो कहती है खाक होगी शादी, शादी रुकवा दी माँ ने मेरी। और तब ओनर बताती है कि दूल्हा घर आया था और मैंने उसके सामने 3 बॉल्स में खाना रखा, पर वो एक भी बॉल का खाना पूरा नहीं खा पाया। इतना ही नहीं, उसने आज तक एक बार भी ब्लड डोनेशन नहीं किया। जरूर उसकी सेहत अच्छी नहीं होगी, इसलिए मैंने शादी रुकवा दी। खैर, तुम लोग तरबूज मार्केट में बेचकर पैसे घर लेकर आ जाना, कहकर ओनर और उसकी बेटी चली जाती है। अब सैम अंकल से पूछता है ये क्या बोल रही थी, लड़के ने ब्लड डोनेशन नहीं किया तो ये अपनी बेटी क्यों नहीं देंगी उसको। तब अंकल बताते हैं कि आजकल तो यही सब चल रहा है बेटा, लड़की वाले लड़के के पैसे या उसके खानदान नहीं देख रहे, बस ये देख रहे हैं कि उसने आज तक कितनी बार ब्लड डोनेशन किया है। उन्हें लगता है कि अगर लड़का ब्लड डोनेट करता है तो उसके शरीर में कोई खोट नहीं होगा और उसे कोई बुरी आदत भी नहीं होगी। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि ब्लड डोनेशन करना सेहत के लिए अच्छा होता है, ज्यादा खून बनता है शरीर में। अगर तुम्हें शादी करनी है तो अच्छा खाना खाओ और 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेशन जरूर करो, तभी जाकर तुम्हारी सेहत भी बनेगी और तुम्हारी शादी भी आसानी से हो जाएगी। और दोस्तों, यहाँ ये बताना जरूरी है कि अंकल और सैम सिर्फ इस फार्म में काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी काम मिल जाए वो सब कर लेते हैं, वरना गुजारा करना बड़ा मुश्किल होगा। ये कोरियन वॉर के बाद की कहानी है दोस्तों, और उस समय लोगों को काम मिलना बड़ा मुश्किल था। आम लोगों का जैसे जीना मुश्किल हो गया था। जब काम नहीं मिलता तो लोग ब्लड डोनेशन करके पैसे कमाने लग गए। ऐसी ही दुर्दशा थी उस वक्त साउथ कोरिया की। एक दिन काम के बाद सैम और उसके साथी एक जगह बैठे होते हैं, तभी वहाँ स्नैक्स बेचने एक औरत आती है, लेकिन कोई उससे नहीं खरीदता, क्योंकि ये सारे आदमी उसके स्नैक्स को नहीं, उससे देखते हैं, और क्योंकि वो उन्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती तो वो उससे नहीं खरीदते। तब वहाँ पे एक यंग औरत पॉपकॉर्न बेचते हुए आती है, जिसको देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उन्हें वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। सभी पैसे लेकर उससे पॉपकॉर्न खरीदने के लिए भाग जाते हैं। पर क्या है ना, सैम के पास पैसे नहीं होते और वो बेकार में खाली जेब टटोल रहा होता है। पॉपकॉर्न बेचने वाली लड़की का नाम है शीना, और वो भी इस बात को नोटिस कर लेती है कि सैम के पास पैसे नहीं है। वो सैम से कहती है पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा टेस्ट करके देखो, कहकर वो थोड़ा पॉपकॉर्न हाथ में लेकर सैम की ओर बढ़ाती है। अब सैम उसके हाथों को टच करके पॉपकॉर्न ले लेता है, तो ये देखकर उसके दोस्त उसे खूब चीयर करते हैं कि ओहो, तेरी किस्मत ही खुल गई भाई, जो उसने तुझे अपना हाथ टच करने दिया। फिर शीना एक आदमी के पास जाती है जो कि काफी अमीर है। वो शीना के चेहरे का पसीना पोंछने लगता है, तो ये देखकर सभी निराश हो जाते हैं और सैम से कहते हैं कि अब ये तुझे नहीं मिलेगी, ये पैसे वाला उसको लेकर जाएगा देखना। लेकिन सैम को शीना की याद आती रहती है और वो अंकल से पूछता है मेरी शादी कब करवाओगे अंकल। अंकल पूछते हैं तेरे पास पैसे है क्या जो शादी करने चला। सैम कहता है आपने तो कहा था कि ब्लड डोनेशन करने से अच्छे पैसे मिल जाते हैं, ऐसे में ब्लड डोनेशन करवा के पैसे इकट्ठा कर लूंगा। अब ब्लड डोनेट करने के लिए अंकल उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। अंकल का एक दोस्त भी उनके साथ आता है। सैम पूछता है क्या मैं रोज ब्लड डोनेशन कर सकता हूँ, ज्यादा पैसे मिलेंगे। अंकल कहते हैं कि अबे रोज करेगा तो परलोक सुधर जाएगा, 3 महीने में एक बार करना होता है। इतना ही नहीं, खून बहुत कम ही लेंगे, इसलिए पैसे भी कम ही मिलेंगे, लेकिन हाँ अगर डॉक्टर को थोड़ा इम्प्रेस करेंगे तो वो और खून लेंगे और पैसे भी ज्यादा देंगे। सैम पूछता है डॉक्टर को इम्प्रेस कैसे करें फिर। तब अंकल बताते हैं कि ओनर से छुपाकर मैंने 2 तरबूज निकाल रखे थे, उन्हें देंगे तो डॉक्टर इम्प्रेस हो जाएगा। तो रास्ते में वो एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ से अंकल और उनका दोस्त बहुत सारा पानी पी लेते हैं। सैम पूछता है इतना पानी क्यों पी रहे हो। वो बताते हैं कि ज्यादा पानी पियोगे तो खून का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और डॉक्टर को ज्यादा खून निकालने में आसानी होगी, ज्यादा खून देकर हमें ज्यादा पैसे भी मिल लेंगे, तुम भी जितना हो सके पानी पी लो। सैम भी पेट भरकर पानी पी लेता है। फिर तीनों पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, और वहां जाकर भी अंकल और उनका दोस्त बाथरूम में जाकर वहां के नल का पानी पीते हैं। अब सैम की समझ में नहीं आता कि ये वापस यहाँ पानी क्यों पी रहे हैं। अंकल बताते हैं कि खून का स्मेल भी इस टैप वाटर की स्मेल जैसा होता है, इसलिए इसे पीने से और खून बनता है, तुम भी पियो। तीनों और पानी पीकर डॉक्टर के पास जाते हैं। यानी दोस्तों, तीनों का ब्लैडर किसी भी वक्त फट सकता है, उतनी सुसु भरी होती है इनके ब्लैडर में। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन कंट्रोल करके खड़े होते हैं। डॉक्टर तो तुरंत समझ आता है कि इन लोगों ने हद से ज्यादा पानी पिया हुआ है। वो पूछता है कितना पिया तुम लोगों ने। अंकल कहते हैं सिर्फ 4 लीटर पिया था। मतलब अगर तुम्हारी बॉडी से खून निकालूंगा तो वो खून नहीं होगा, पानी होगा, राइट। खैर, मेरे लिए क्या लाए हो बताओ। तो वो डॉक्टर के टेबल पर तरबूज रख देते हैं। वो तीसरा आदमी कुछ नहीं लेकर आया होता है।
अंकल कहते हैं कि ये इसका फर्स्ट टाइम है सर, अगली बार ये भी जरूर कुछ ना कुछ लेकर आएगा। ठीक है, सुनो नट्स, इन तीनों का खून ले लो और थोड़ा एक्स्ट्रा लेना, पैसे भी एक्स्ट्रा ही देना। खून भी निकाल दिया जाता है और उसके तुरंत बाद ये तीनों तूफान की तेजी से बाथरूम में जाकर पहले हल्के हो लेते हैं। 1 घंटे से 4 लीटर पानी कंट्रोल करके रखा हुआ था। अब सैम अंकल से पूछता है कि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, उसके लिए कोई तरकीब बताइए। अंकल कहते हैं कि 2 तरबूज ले जाकर दे दो, डॉक्टर खूब इम्प्रेस हो जाएगा। अरे अंकल, डॉक्टर को नहीं, मैं एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। अरे मेरे लाल, इतना सयाना हो गया मेरा बच्चा कि लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है। चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ, लेकिन तू इतना टेंशन में क्यों है? वो अंकल जी, उस लड़की का एक अमीर बॉयफ्रेंड है। अब है, तू फिक्र मत कर, तेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ ले जाकर उस लड़की के कदमों में डाल दे, वो जरूर हाँ कर देगी। पर अगर वो ना कर दे तो उसे छोड़ दे, कोई और लड़की ढूंढ। बहुत ही सिंपल सी बात है बस। सैम भी अंकल की बात मानते हुए शीना के पास चला जाता है और कहता है कि उस दिन आपने मुझे पॉपकॉर्न दिया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। अब मेरे पास पैसे हैं तो सोचा कि आपको कहीं डिनर पे ले जाकर कुछ चुका दूं आपका कर्ज, क्योंकि हमारे खानदान में मुफ्त की चीजें लेना बुरी बात होती है। तो शीना कहती है आज तो मेरा पेट भर चुका है वैसे भी। सुनकर सैम थोड़ा उदास होने लगता है तो वो कहती है कल चलेगा, कल मैं फ्री हूँ। सुनकर फिर सैम खुश और उछलते हुए वहाँ से भाग जाता है, चिल्लाता है कि मैं जीत गया, और वो मान गई। अगले दिन सैम और शीना मार्केट जाते हैं, जहाँ शीना एक सेंट बॉटल को बस देख रही होती है कि सैम कहता है तुम्हें वो सेंट चाहिए क्या, मैं खरीद देता हूँ। कहकर वो उस दुकान में जाकर शीना के लिए वो सेंट बॉटल खरीद कर देता है। फिर कसाई की दुकान पे ले जाकर उसे मांस खरीद कर देता है कि घर ले जाकर अपने परिवार के लिए अच्छा सा डिश बना कर देना। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं और शीना पेट भर के खाती है। सैम ने ब्लड डोनेशन करके जो पैसे कमाए थे वो सभी सैम शीना पे खर्च कर देता है। सैम कहता है कि आज मैंने 2000 वोन खर्च किए हैं। तो शीना कहती है अरे मेरे लिए ये सब भी कर रहे हो और मुझे ही हिसाब सुना रहे हो। सैम कहता है प्लीज बुरा मत मानना, मैं तो इसीलिए बता रहा था कि मैं इसी तरह रोज मेहनत करके तुम्हारे लिए रोज का 2000 खर्च करूंगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो ना, क्या शादी करोगी मुझसे? और बस यहाँ शीना चिढ़ जाती है कि एक सेंट बोतल, थोड़ा सा मांस और रेस्टोरेंट में खाना क्या खरीद कर दे दिया, इसके लिए क्या मैं उम्र भर तुम्हारी गुलाम बनूं? देखो मेरा एक बॉयफ्रेंड है, याद है ना तुम्हें? मेरा बॉयफ्रेंड है वैसे, और मैं तो उसी से शादी करूंगी, इसलिए ये दिन में सपने देखना छोड़ दो। बेचारा सैम उदास हो जाता है लेकिन मायूस नहीं होता। वो सीधे शीना के पापा के पास जाकर उन्हीं से बात कर लेता है कि अंकल मुझे फॉर्मल तरीके से बात करना नहीं आता, जो कहना है बस सीधे मुंह कह देता हूँ। मुझे आपकी बेटी से बहुत प्यार है। मेरे पापा ने मुझे 3 चीजें सिखाई है, ईमानदारी, कर्तव्य और अनुशासन। मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है, बस थोड़ा नशा कर लेता हूँ। क्या तुम नशा करते हो? अरे नहीं अंकल, वो तो यूं ही बस भावनाओं में बहकर मुंह से निकल गया। मैं 100% शुद्ध देशी लड़का हूँ। नशा वशा शराब कोई भी बुरी आदत नहीं है मुझ में। प्लीज क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाओगे? बेटा तुम मुझे बड़े अच्छे लगे वैसे, और मैं तो चाहता हूँ कि वो तुमसे शादी करे, लेकिन क्या है ना उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो उसी से शादी करना चाहती है। अंकल जी वो ठहरा महलों में रहने वाला अमीर, अगर आपकी बेटी उससे शादी करेगी तो उसके और उसके होने वाले बच्चे के नाम के पीछे उस अमीर का खानदानी नाम लगेगा, लेकिन आपके खानदान का क्या होगा जो इस पूरे इलाके में पॉपकॉर्न बेचने के लिए फेमस है? आपका नाम ही मिट जाएगा ना। अगर आपकी बेटी की शादी मुझसे हो गई तो मैं अपने और अपने होने वाले बच्चे के नाम के पीछे भी आपके खानदान का नाम लगा दूंगा, आपका नाम रोशन हो जाएगा। अंकल जी जरा सोच समझ कर फैसला कीजिए। और उसके इस भद्दे से लॉजिक का शीना के पापा पर असर भी पड़ जाता है और वो शीना से कहते हैं कि देख बेटी, कल तू जाकर अपने बॉयफ्रेंड से बोल दे कि शादी के बाद तुम अपना सरनेम चेंज नहीं करोगी। अगर वो मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हें सैम से ही शादी करनी होगी। मेरे बाद इस खानदान का नाम तुमसे रोशन होना चाहिए। और यहाँ कोई रास्ता न पाकर शीना अगले दिन अपने उस अमीर बॉयफ्रेंड से मिलती है जिसका नाम है शोई। शीना कहती है कि शादी के बाद मैं अपना सरनेम चेंज नहीं करूंगी, मेरे खानदान का नाम ही मेरे नाम के पीछे लगेगा। पर वो ठहरा अमीर ज्यादा कहता है अगर तुम्हें अपना सरनेम चेंज नहीं करना है तो किसी और से शादी कर लो, मेरी वाइफ बनना है तो तुम्हें मेरे परिवार का नाम भी स्वीकार करना पड़ेगा। सुनकर शीना लौट आती है और अब उसका लास्ट ऑप्शन है सैम, तो वो सैम से प्यार करने लग जाती है। कुछ ही दिनों में दोस्तों इनकी शादी भी हो जाती है और इसके कई साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सैम और शीना के अब 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है ली, बीच वाले का नाम चैंग और सबसे छोटे का योंग। सैम को ली से बहुत ज्यादा प्यार है क्योंकि वो उसकी बहुत मदद करता है। शीना को चैंग से बहुत खास प्यार है। इस तरह इनका परिवार काफी खुश होता है। लेकिन लोग शीना के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं क्योंकि ली की नाक, उसकी आंखें, उसके सारे लक्षण शोई से मिलते हैं। तो सभी कहते हैं कि ली सैम का नहीं शोई का बेटा है, क्योंकि शादी से पहले शीना शोई से प्यार करती थी और तब उनके रिश्ते से शीना प्रेग्नेंट हुई होगी और वो बच्चा ली का है। ऐसी बातें लोग करते हैं। और एक दिन ली उनकी बातें सुन लेता है और वो सैम से पूछ ही लेता है क्या मैं सच में शोई का बेटा हूँ? सब यही कहते हैं। सैम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कौन कहता है कि तू मेरा बेटा नहीं है, चल मैं तुझे एक सच बताता हूँ। कहकर वो ली को शोई के घर के पास लेकर जाता है और कहता है कि देखा कितना बड़ा घर है शोई का। कई साल पहले वो तुम्हारी माँ से प्यार करता था। उस जमाने में तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी, पता है तुम्हें? जब वो पॉपकॉर्न बेचने सड़क पे उतरती थी तो सारे लड़के पागल हो जाते थे, उसके पीछे भागते थे, सब उसी से पॉपकॉर्न खरीदते थे। मेरे पास भी बहुत पैसे थे लेकिन मैं कभी उससे पॉपकॉर्न नहीं खरीदता था।
इसी वजह से वो मुझे बहुत ही पसंद करने लगी और मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। मैंने भी उस पे तरस खाकर उससे शादी कर ली। अब इतनी खूबसूरत लड़की ने मुझसे शादी करने के लिए कहा तो मैंने कर दी और इसीलिए सब चलते हैं और ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। इस तरह सैम एकदम उल्टी ही कहानी सुना रहा होता है दोस्तों अपने बेटे को। दोनों एक दुकान में जाते हैं, लेकिन तब एक पोस्टमैन ली के हाथ में एक लेटर दे जाता है और कहता है कि अपने पापा को दे दो। ली सैम को देता है तो पता चलता है कि ये उसके लिए नहीं, शोई के लिए आया लेटर है। मतलब पोस्टमैन से लेकर सभी लोग यही सोचते हैं कि ली सैम का नहीं, शोई का बेटा है। अब दोस्तों सैम इस मामले का फैसला कर देना चाहता है और ली को हॉस्पिटल ले जाकर उसका ब्लड ग्रुप चेक करवाता है। उस समय इनके टाउन में ब्लड टेस्ट करवाने का कोई लैब नहीं था और ब्लड को किसी दूसरे शहर भेजकर वहां ब्लड ग्रुप चेक किया जाता था और रिजल्ट एक लेटर में पेशेंट के एड्रेस पर भेजा जाता था। रिजल्ट वाला दिन भी आ जाता है और उस गली के सारे लोग इकट्ठा होते हैं कि कब रिजल्ट आएगा, कब पता चलेगा कि ली सैम का बेटा है या नहीं। और तब पोस्टमैन आकर एक लेटर देता है जिसमें ब्लड ग्रुप का रिजल्ट है। सैम कहता है कि आज फैसला हो जाएगा कि ली मेरा बेटा है या नहीं। सच जानकर तो सभी को अपना मुंह बंद करना ही पड़ेगा। शिना का ब्लड ग्रुप है ए, मेरा ब्लड ग्रुप है ओ। अगर ली का ब्लड ग्रुप ए या ओ निकला तो वो मेरा बेटा है। शोई का ब्लड ग्रुप है बी और अगर ली का ब्लड ग्रुप बी निकला तो फिर देखा जाएगा। कहकर वो लेटर खोलकर रिजल्ट देखता है और एकदम शॉक, क्योंकि उसमें ली का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव लिखा होता है। फिर क्या था, सभी चिल्लाते हैं कि देखा, हमने कहा था ना ये तुम्हारा नहीं शोई का बेटा है। और सैम तो गुस्से में घर जाकर शिना से पूछता है कि सच बताओ क्या ली मेरा ही बेटा है? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, वो तुम्हारा नहीं तो किसका बेटा होगा? अच्छा अगर ऐसा है तो फिर उसका ब्लड ग्रुप AB कैसे हो गया, जो कि तुम्हारे और शोई के ब्लड ग्रुप के मिलने से बनता है? मतलब वो मेरा बेटा नहीं है। और इस बात पे दोनों का झगड़ा हो जाता है। सैम तो शिना पे चिल्लाता है कि उस शोई के बेटे को मैंने इतने सालों से खिला पिलाकर बड़ा किया और तुम मजे से देखती रही। इसी बीच ली शोई के घर जाता है। उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी एक वाइफ और 2 बेटियां हैं। ली वहां जाकर उन लड़कियों से पूछता है कि हमारे पापा घर पर हैं क्या? और वो दोनों चौंक जाती हैं। क्या हमारे पापा? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इनकी आवाज सुनकर शोई बाहर आ जाता है तो ली उससे कहता है कि आप ही मेरे पापा हो ना, ब्लड टेस्ट में पता चल चुका है सब कुछ। इतने में शोई की वाइफ आ जाती है और शोई को डांटती है कि इतने दिन तो मैं भी यही सोचती रही कि लोग बेकार में तुम्हारे बारे में अफवाहें फैला रहे होंगे, लेकिन अब ब्लड टेस्ट में ही निकल आया है तो सच ही होगा। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। तो शोई चिढ़कर ली से कहता है कि देख बे, तेरे पापा सैम है, मैं नहीं। बेकार में ये मेरी बनाई जिंदगी खराब मत कर, फुट यहाँ से। ली कहता है ठीक है जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको पापा कहकर ही जाऊंगा। और फिर वो शोई को 3 बार पापा पापा कहकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन शीना सैम से कहती है मिर्ची सुखाने में मेरी मदद करो प्लीज, लेकिन सैम उसको अनसुना करके चला जाता है। तब ली आकर शीना की मदद करता है। सैम तो रात भर वहीं लेटा रहता है और फूट फूट कर रो रहा होता है कि शीना पर विश्वास करके मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब अगले दिन दोस्तों यंग कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है, लेकिन उसकी एक लड़के से लड़ाई हो जाती है। वो लड़का धमकाता है उसको कि मैं अपने बड़े भाई से कहूंगा तो वो तेरा मुंह तोड़ देगा। इस पे यंग भी कहता है कि तेरा तो सिर्फ एक भाई है और मेरे 2 भाई हैं, समझे? मैं अभी उनको बुला लाता हूँ। कहकर वो घर आता है और चैंग को बुलाता है। अब चैंग लड़ना तो नहीं जानता तो यंग कहता है कि भैया वो लड़का काफी छोटा है, उसका भाई भी छोटा ही होगा, तुम उसको आसानी से हरा दोगे। इस पर चैंग और यंग चले जाते हैं लड़ने के लिए, पर वहां जाकर पता चलता है कि उस लड़के का भाई काफी तगड़ा और बड़ा है। फिर ये दोनों डरकर ली को बुलाते हैं, जो कि इन दोनों से बहुत ही ज्यादा बिंदास है दोस्तों। वो एक पत्थर से उस लड़के के भाई का सर फोड़ देता है और धमकाता है कि आइंदा मेरे भाइयों से पंगा लिया तो बहुत ही बुरा होगा। अब ली से जिस लड़के ने मार खाई होती है वो अपने पापा से कहता है और उसका पापा फिर सैम से मिलने आ जाता है। वो कहता है कि देख, तेरे बेटे ने मेरे बेटे का सर फोड़ दिया, डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, इलाज के पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे वरना मैं पुलिस में जाऊंगा। तो सैम कहता है कि पूरा इलाका जानता है, तुम्हें नहीं पता क्या? ली मेरा बेटा नहीं है, वो तो शोई का बेटा है, वो जो भी करेगा उसका मैं नहीं बल्कि शोई जिम्मेदार है। तुम्हें हट जाना मांगना है ना, या जो भी मांगना है मुझसे नहीं, शोई से मांगो। अब उस घायल लड़के का पापा सीधे शोई के घर चला जाता है। शोई कहता है ये क्या मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने, तुम्हें कैसे पता कि वो मेरा बेटा है? अरे मेरे घर के राशन कार्ड में नाम है क्या उसका? ये पैसे हटने की नई तरकीब है क्या? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। वो आदमी फिर सैम के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे राशन कार्ड में ली का नाम है, मतलब लीगली तुम ही उसके बाप हो, और चुपचाप मेरे बेटे के इलाज के पैसे दो। सैम कहता है पैसे तो नहीं है मेरे पास, उसके बदले में घर का कोई सामान ले जाओ, लेकिन मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। शिना का सामान ले जाओ, वही ली की माँ है। इस पर वो घर से शिना का सामान उठा ले जाता है। अब ली चिल्लाता भी है कि मेरी माँ की चीजें कहाँ लेकर जा रहे हो? तो सैम फिर ली पे चिल्लाता है कि तेरी माँ तो शिना है, बाप कौन है बे तेरा? इस तरह वो ली को ताने मारने लगता है तो शिना गुस्से में मेकअप करके सड़क पे उतरती है और सीधे शोई के घर आ जाती है। वो शोई से कहती देखो, तुम्हारे बेटे को इतने साल मेरे पति ने पाला अपना बेटा मानकर, अब ली ने किसी लड़के का सर फोड़ दिया है और वो लोग मेरे घर का सामान उठा कर लेकर जा रहे हैं। ली तुम्हारा बेटा है और हट जाना भी तुम्हें देना पड़ेगा। शोई कहता है एक बात बताओ,
तुमने शादी के पहले सिर्फ मुझसे प्यार किया था क्या? न जाने और कितने आदमियों के साथ तुमने प्यार का खेल खेला होगा, क्या पता ली उन्हीं में से किसी एक का बेटा हो। अब शीना को बड़ा गुस्सा आता है और तब शोए की वाइफ भी आ जाती है वहाँ पे और शीना से लड़ने लग जाती है। शोए तो शीना को धक्का दे देता है कि निकलो यहाँ से। शीना भी घर आकर सैम को ये सारी बातें बताती है, लेकिन सैम कहता है कि वो तुम्हारा और शोए का पर्सनल मामला है, मैं बीच में नहीं आऊंगा। शीना को चोट तो लगी थी और वो बहुत दुखी भी होती है। वो सैम से ये भी कहती है कि तुम्हें पता है शोए और उसकी पत्नी ने मुझे मारा है, तुम जाकर उनकी खबर लो ना। सैम कहता है मैं उनसे लड़कर जेल क्यों जाऊं, तुम्हारा तो शोए के साथ रिश्ता था ना, आज वो तुम्हें मारेगा कल प्यार करेगा, इसमें दखल देने वाला मैं कौन होता हूँ। शीना एकदम टूट जाती है और तब सैम शीना के शूज को देखता है जो कि काफी गंदे और पुराने हो चुके होते हैं। और तो और दोस्तों, घर में एक पैसा भी नहीं है। सैम ब्लड डोनेशन करके थोड़े पैसे जुटाने का फैसला कर लेता है। वो चैंग और यंग को लेकर जाता है। रास्ते में उसी नदी में वो बहुत पानी पीता है। वो चैंग और यंग से कहता है कि बेटा, उससे शोई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम बड़े होकर उसकी 2 बेटियों से प्यार करना और ऐसी नौबत पैदा करना कि शोई मेरे पैर पकड़कर भीख मांगे कि मेरी बेटियों को अपने घर की बहुएं बना लो, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इस तरह वो इन छोटे बच्चों के कान भर रहा होता है। उसे लिहाज ही नहीं होता कि वो छोटे बच्चों से ऐसी उटपटांग बातें बोल रहा है। वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और सैम उसी डॉक्टर से मिलता है जिसने कई साल पहले सैम का खून निकाला था। वो डॉक्टर से कहता है आपको याद है कई साल पहले मैं, मेरे अंकल और उनका एक दोस्त ब्लड डोनेशन करने आए थे। डॉक्टर पूछता है मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सैम है डॉक्टर। ओह अच्छा, वही सैम जो शोए के बेटे को पाल रहा है, पूरे टाउन में तुम्हारी चर्चा चल रही है, मैंने भी सुना था। सैम फिर चिढ़ जाता है कि ये तो आबेल मुझे मार वाली बात हो गई। वो छोड़ी डॉक्टर, मेरा खून ले लीजिए। आखिर ब्लड डोनेशन करके सैम लिवर खाने जाता है तो वहाँ पर एक औरत को देखता है और ये वही औरत है दोस्तों जो शुरू में वर्कर्स को स्नैक्स बेचने आई थी, लेकिन क्योंकि वो शीना जितनी सुंदर नहीं थी तो वर्कर्स उससे स्नैक्स नहीं खरीदते थे। उस औरत को चोट लगी होती है और वो हॉस्पिटल आई थी तो वो सैम को देखकर कहती है कि तुम शीना के पति हो ना? कुछ दिन पहले वो मेकअप वगैरह लगाकर कहीं जा रही थी, सच बताऊं तो वो आज भी उतनी ही सुंदर है जितनी कई साल पहले थी। दोस्तों, वो औरत चल नहीं पाती तो सैम उसकी मदद करता है और उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है, लेकिन बाहर ली खड़ा होता है तो सैम पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ली कहता है मैं आप ही के पीछे आ रहा था पापा, मुझे माफ नहीं करेंगे पापा? सैम कहता है ये देखो, अकेले में तुम मुझे पापा मत कहना बल्कि अंकल सैम कहना, लेकिन अपनी माँ के सामने मुझे अंकल मत कहना वरना तुम्हारी माँ मुझे चप्पल से मारेगी। तुम मेरे बेटे नहीं हो, याद रखना इस बात को। कहकर दोनों ब्लड डोनेशन किए हुए पैसों से वो चीजें वापस लेकर आ जाते हैं जो उस घायल लड़के का बाप लेकर गया था। और जब शीना घर आती है तो देखती है कि वो आदमी जो भी सामान लेकर गया था वो सब घर वापस आ चुका है। और तो और दोस्तों, शीना के पुराने शूज की जगह पर सैम उसके लिए नए शूज खरीद कर रखा हुआ था। ये सब देखकर शीना बड़ी खुश होती है, लेकिन इतने में उस औरत का पति आ जाता है जिसे सैम ने घर छोड़ा था। वो सैम पे चिल्लाता है कि जब मैं घर पर नहीं था तो तुम मेरी बीवी से मिलने आए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो शीना सैम से पूछती क्या तुम उस औरत के घर गए थे? सैम कहता है हाँ, पर इससे पहले वो वजह बता पाता। उस औरत का पति कहता है कि देखा, ये खुद मान गया कि ये मेरे घर आया था, बहुत ही खराब आदमी है ये। और तब ली कहता है कि देखिए, मैं आज सारा दिन इनके साथ रहा, आपकी बीवी के पैर में चोट लगी थी और वो चल नहीं पा रही थी, इन्होंने उन्हें घर पहुंचाया, आपने शराब पी के रखी भी थी और नशे में आप बकवास कर रहे थे, चुपचाप चले जाइए यहाँ से वरना पुलिस को बुलाऊंगा। वो आदमी कहता है अच्छा, तू अपने बाप की तरफदारी कर रहा है? तो ली कहता है वो मेरे पापा नहीं है, ब्लड टेस्ट में पता चला है कि मेरे पापा कोई और है, ऐसे में मैं इनकी तरफदारी क्यों करने लगा बताओ, मैं बस सच बोल रहा हूँ। और तब आसपास के लोग भी कहते हैं कि हाँ, लड़का सच बोल रहा है और तो और सैम ऐसा आदमी नहीं है, तुम नशे में बकवास कर रहे हो। तो इस पर वो आदमी चुपचाप चला जाता है। दोस्तों, अब सैम का ली पर गुस्सा थोड़ा कम होने लगता है क्योंकि उसने सैम को बचाया था। ली को भी लगता है कि मैंने पापा को मुसीबत से बचाया, मेरे लिए उनकी नफरत जरूर कम हो गई होगी। अब रात को किसी को नींद नहीं आती क्योंकि सभी के सभी आधा पेट खाकर सोए थे। बच्चों को बहुत भूख लगी होती है और बेचारे भूखे सो नहीं पाते। सैम उनको बहलाने के लिए पहले यंग से पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है? वो कहता है मुझे बीफ खाना है पापा। सैम कहता है अच्छा, पर क्या तुम जानते हो बीफ को कैसे पकाया जाता है? कहकर वो बीफ को पकाने का मेथड बताने लग जाता है। अब ये सुनकर बेचारे यंग के मुंह में पानी आ जाता है। फिर वो चैंग से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? वो भी कोई डिश बताता है तो सैम उसे भी पकाने का तरीका बताने लगता है। ये सब सुनकर उन बच्चों को ऐसे लगता है जैसे कि वो सच में उन डिशेस को खा रहे हो। ली अपना फेवरेट डिश बताता है, लेकिन सैम कहता है कि जब तुम्हारी बारी आएगी तो तब तुमसे पूछूंगा, अभी चुपचाप सो जाओ। बेचारा ली उदास हो जाता है। तब शीना कहती कि मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट डिश को पकाना सिखाऊंगी, सबसे पहले तो सब्जी काटेंगे, ओके? इस तरह दोस्तों वो ली को उस डिश की कुकिंग के बारे में बताने लग जाती है। मतलब देश की हालत ऐसी है कि ज्यादातर परिवारों को बस कुछ नहीं मिल रहा खाने को। यही हाल है कि 2 वक्त का खाना नहीं है उनके पास। बस खाने के बारे में बातें करके ये लोग खुश हो लेते हैं और शायद उसी से अपना पेट भरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन सैम अपने बच्चों को इस तरह भूखा नहीं देख सकता और फिर से ब्लड डोनेशन करने का फैसला करता है। वो देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर एक आदमी बैठा हुआ है जो कुछ खा रहा है। ये और कोई नहीं,
सैम के अंकल का वही दोस्त है दोस्तों, जो शुरू में इनके साथ ब्लड डोनेशन करने हॉस्पिटल आया था। उस आदमी का चेहरा काफी पीला पड़ चुका होता है और वो बहुत ही कमजोर भी है। सैम कहता है कि कितने दिन हो गए आपको देखे हुए, बताओ वैसे आपको क्या हुआ है, कोई बीमारी है क्या? वो आदमी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है सैम, कहकर वो चला जाता है। अब सैम अंदर जाता है तो डॉक्टर कहता है तुमने अभी अभी ब्लड डोनेशन किया था और 3 महीने से पहले मैं वापस तुम्हारा खून नहीं ले सकता, और तुम बताओ फिर से ब्लड डोनेशन करने आ गए। अब तुम करना ही चाहते हो तो मुझे थोड़ा कमीशन दो, मैं फिर तुम्हारा खून लूंगा। तो सैम कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर कहता है ठीक है, ब्लड डोनेशन के बाद जो तुम्हें पैसे और स्नैक्स मिलेंगे उसमें से टिन फूड मुझे दे देना। सैम वैसा ही करता है। मामूली तौर पर खून देने के बाद सैम लिवर खाता है क्योंकि उससे बॉडी में जल्दी खून बनता है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करता क्योंकि फिर उसके पास उसके बच्चों को अच्छा खाना दिलाने के पैसे नहीं बचेंगे। इसीलिए वो बिना कुछ खाए घर आ जाता है और शिना को बताता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, चलो बच्चों के साथ किसी अच्छे होटल में जाकर खाते हैं। बात सुनकर बच्चे खुशी से नाचने भी लग जाते हैं, लेकिन सैम ली से कहता है कि होटल हम लोग जा रहे हैं, तुम नहीं। ली पूछता है ऐसा क्यों पापा? तो सैम कहता है कितनी बार कहूं मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, ये जो मैं पैसे लेकर आया हूँ ना अपना खून बेच कर लेकर आया हूँ, और तुम मेरे खून नहीं हो, तो मैं तुम्हें पैसे से क्यों खिलाऊं? जाओ जाकर अंकल के घर जाकर खाना खाओ। और हाँ, मैंने तुमसे ये सब कहा, ये बात तुम अपनी माँ को मत बताना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन ठीक उसी वक्त शिना वहाँ पर आ जाती है और ली से कहती चलो बेटा पापा हमें होटल लेके जाने वाले हैं। तो ली कहता है मुझे होटल का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ, आप जाओ, मैं तो अंकल के घर जा रहा हूँ, वहीं कुछ होगा तो खा लूंगा। कहकर वो निकल जाता है और शिना समझ जाती है कि ये सब सैम का किया कराया है। बहुत ही गुस्सा होती है वो सैम से और कहती है कि मुझे भी होटल नहीं जाना, तुम चैंग और यंग को लेकर जाओ, तीनों खाकर आ जाना। यहाँ ली अंकल के घर में बहुत ही सड़ा खाना खाता है। वो दुखी तो बहुत होता है कि उसके 2 भाई होटल में तरह तरह के डिशेस खा रहे होंगे और उसको ये सब खाने को मिल रहा है, बताओ। फिर घर लौटते वक्त वो चांद को देखता है तो उससे भी वो डम्पलिंग जैसा दिखता है। बेचारा मन ही मन तरसता है कि डम्पलिंग्स कितने टेस्टी होते हैं, काश मुझे एक मिल जाता। लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि वो डम्पलिंग नहीं चांद है, तो बेचारा रोता है कि मत जाओ, मुझे और भूख लगी है। वो सीधे होटल चला जाता है, लेकिन तब तक सैम और ली के भाई वहाँ से खाकर जा चुके होते हैं। अब ली सीधे शोई के घर जाकर पापा पापा करके आवाज देता है, तो शोई चिढ़कर कहता है कि तुम एक बात सुन लो, आइंदा मुझे पापा कहकर पुकारा तो जान से मार डालूंगा। ली कहता है अगर आप मुझे डम्पलिंग्स खरीदने के थोड़े पैसे दे देंगे तो आइंदा कभी आपके घर नहीं आऊंगा और ना ही कभी आपको पापा कहूंगा। अरे मैं जानता हूँ, एक बार पैसे मिलेंगे तो तुम बार बार आ जाओगे, चुपचाप चले जाओ वरना अपना कुत्ता है ना तुम्हारे पीछे लगवा दूंगा। बेचारा ली डर कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ सैम अपने दोनों बेटों को घर लेकर आता है तो शिना बताती है ली अभी तक घर नहीं आया, अंकल के घर से वो सीधे शोई के घर गया और उसने उससे पैसे मांगे खाना खाने के लिए। सैम कहता है देखा, जब भूख लगी तो वो अपने सगे बाप के पास ही गया, मेरे पास नहीं आया। शिना सोच लेती है कि इससे तो बात करना ही बेकार है और वो ली को ढूंढने निकल जाती है। वैसे सैम भी ली की तलाश में निकलता है और एक जगह उसको देख भी लेता है। सैम को देखते ना वो छुप जाता है, तो सैम कहता है सुन बे छोटे, तेरी माँ आ रही है, चुपचाप बाहर निकल। इतने में शिना आ जाती है और ली को सीने से लगाकर रोती भी है कि बेटा मुझे माफ कर दे, मेरी गलती की सजा तुम भुगत रहे हो। अगले दिन शोई कार में कहीं जा रहा होता है कि अचानक उसकी नाक से खून निकलता है और वो बेहोश, उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लगता है दोस्तों उसको कोई सीरियस बीमारी है और जब ये बात सैम को पता चलती है तो वो खुशी के मारे चीखता है कि उसने जो पाप किया उसकी सजा उसको मिलने ही वाली है। अब उसका फलता फूलता परिवार भी बुरे दिन देखेगा, तब जाकर मुझे चैन आएगा। दूसरी ओर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स शोई की वाइफ को बताते हैं कि शोई की बीमारी एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया दोस्तों, लेकिन शोई की वाइफ एक मांत्रिक के पास जाकर मदद मांगती है। मांत्रिक कहता है कि फिक्र मत कीजिए, मैं आपके पति को जरूर बचाऊंगा, बस एक पूजा करनी होगी, लेकिन हाँ उस पूजा को शोई का बेटा ही कर सकता है। शोई की वाइफ कहती है हमारे तो सिर्फ 2 बेटियां हैं। मांत्रिक कहता है कि शोई की कुंडली के अनुसार तो उसका एक बेटा होना चाहिए था। ये सुनकर शोई की वाइफ कुछ चॉकलेट्स और कुछ गिफ्ट्स खरीदकर सैम के घर चली जाती है, क्योंकि सब तो जानते ही हैं ली शोई का बेटा है। वो कहती है कि प्लीज ली को हमें गोद दे दीजिए, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगी, उसे अच्छा खाना खिलाऊंगी, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, मेरे पति की जान खतरे में है और मांत्रिक ने एक पूजा करवाने को कहा जो कि सिर्फ उसका बेटा कर सकता है, प्लीज मुझ पे तरस खाइए। सैम तो इस मामले में दखल ही नहीं देता दोस्तों, क्योंकि ली इस घर में रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर वो उसका बेटा नहीं है ना इसीलिए। लेकिन शिना सैम से अकेले में कहती है मैंने ली को उन्हें गोद देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि यहाँ रहकर वो भूखा रहेगा और आप उसे एक वक्त का खाना तक खरीद कर नहीं दे रहे, कम से कम वो शोई के घर में जिंदा तो रहेगा और शायद खुश भी। सैम कहता है मुझे क्या पूछ रही हो, तुम्हारी जो मर्जी करो, मुझसे मत पूछो, कहकर वो बाहर चला जाता है। और तब वो देखता है कि शोई की वाइफ जो चीजें लेकर आई थी उसे सैम के बेटे आपस में बांट लेते हैं। और तब ली को देखकर न जाने क्यों दोस्तों सैम को लगता है कि मैं जरूर कोई गलती कर रहा हूँ, लेकिन वो अपनी सिचुएशन को लेकर गुस्सा भी होता है और इस बात को मन में दबाकर काम पे चला जाता है। अब अगले दिन वो ली से कहता है कि देखो मैंने पिछले 11 साल से तुम्हें पाला है, कई बार तुम्हें मारा भी होगा, लेकिन तुम आज नए घर में जा रहे हो, वहाँ अच्छे से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना समझे। इस तरह ली को शोई के घर भेजकर सैम काम पे जाता है, लेकिन उससे ठीक से काम नहीं हो पाता दोस्तों,
क्योंकि जब तक ली घर में था तब तक सैम उसे कोसता रहता था, लेकिन अब वो नहीं है तो सैम को अजीब सूनापन महसूस होता है। इस बीच शोए के घर में शोए की वाइफ एक पूजा करवा रही होती है और ली पहली बार शोए के घर के अंदर आया होता है और पूजा के दौरान वो डर ना जाए इसीलिए शिना भी उसके साथ गई होती है। वहाँ मांत्रिक कहता है कि बेटा जोर से कहो कि पापा मत जाओ, वापस आ जाओ, तभी जाकर तुम्हारे पापा मौत के मुंह से लौट आएंगे। तो ली कहता है ये मेरे पापा नहीं है, मैं इनको पापा क्यों बुलाऊं? तो शोए की वाइफ कहती है कि पहले तो तुम इनको पापा पापा कहकर रट लगाए रहते थे और अब जब तुम्हें गोद ले लिया है तो तब अब तुम इनको पापा कहना ही नहीं चाहते। बेटा तुम्हें पापा कहना पड़ेगा। और कोई रास्ता न पाकर ली भी शोए को पापा कहने लग जाता है, लेकिन मांत्रिक कहता है कि बेटा ऐसी मरी हुई आवाज में कहोगे तो आत्मा तक नहीं पहुंचेगी, इमोशन के साथ चिल्लाओ कि पापा मुझे छोड़कर मत जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन बेचारा ली वहाँ मंत्र और वहाँ के माहौल को देखकर बहुत डर जाता है और रोने लगता है। तब सैम खिड़की से अंदर झांकता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, और तब ली उसको देख लेता है और जैसे ली उसको देखता है ना तो सैम झट से छुप जाता है। ली चिल्लाता है कि पापा मत जाओ, प्लीज यहाँ आ जाओ। तो मंत्री कहता है कि हाँ बेटा यही इमोशन चाहिए मुझे, और जोर से चिल्लाओ। वो नहीं जानता कि ली सैम को देखकर चिल्ला रहा है दोस्तों, ना कि शोए को देखकर। ये सारी चीजें देखकर सैम एकदम टूट जाता है और उससे और बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर जाकर तोड़ फोड़ मचा देता है। वो शोए की वाइफ से कहता है कि जिस आदमी को डॉक्टर्स नहीं बचा सकते उसे ये 2 टके का मांत्रिक क्या बचाएगा, तुम चलो बेटा। बड़ी आई अपने पति को बचाने वाली, कहकर वो ली को अपनी पीठ पर उठाकर वहां से लेकर घर चलाता है। चैंग और यंग अपने बड़े भाई को देखकर बड़े खुश होते हैं। ली को घर वापस लाने के बाद ही सैम के मन में चैन आता है दोस्तों। शिना भी बड़ी खुश होती है। इस तरह दिन गुजरते हैं। अब एक दिन ली अचानक बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि शोए को जो बीमारी थी वही ली को भी है। सैम जो सोच रहा था दोस्तों वो सही था, क्योंकि ली वाकई में शोए और शिना के रिश्ते से पैदा हुआ बेटा है। लेकिन शिना ने सैम से ये बातें छुपाई थी, इसलिए सैम शिना पर गुस्सा भी होता है। पर जिस बच्चे को उसने 11 साल अपना बेटा मानकर पाला, उसे बड़ा किया, उससे सैम को बहुत लगाव हो गया होता है और उससे वो प्यार भी करता है। उसे मरने के लिए वो नहीं छोड़ सकता। आखिर वो एक बाप जो ठहरा, वो डॉक्टर से कहता है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर बताते हैं कि शोए का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि ली की बीमारी स्टार्टिंग स्टेज में है तो उसका इलाज किया जा सकता है, पर यहाँ उसकी सुविधा नहीं है, इसे शहर लेकर जाओ, वहाँ के हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने की सुविधाएं हैं। सैम ली को तुरंत शिना के पास भेजता है और कहता है तुम जल्दी से इसको शहर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। वो उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसके पास वो अक्सर ब्लड डोनेशन करने आ जाता था, पर वो डॉक्टर कहता है कि इस महीने में तुम 2 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हो, अगर तीसरी बार मैंने तुम्हारा खून निकाला तो मुझे जेल हो जाएगी, क्योंकि ये इलीगल है। इस तरह बार बार खून देने से तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। वो जो तुम्हारे अंकल का दोस्त था ना, वो बार बार इस तरह ब्लड डोनेशन करके कल ही मर गया। तुमने उसको देखा ही होगा, उसका चेहरा कितना पीला पड़ गया था और वो हॉस्पिटल के आसपास ही घूमता रहता था। तब सैम को भी याद आता है कि हाँ, उस दिन वो आदमी हॉस्पिटल के बाहर बैठा था। लेकिन नहीं दोस्तों, फिलहाल सैम को पैसों की सख्त जरूरत है, वरना ली की जान नहीं बचेगी। वो हर किसी से उधार मांगने लग जाता है। लेकिन सैम के परिवार का हाल ही दोस्तों उस इलाके के सभी परिवारों का हाल भी है। किसी के पास पैसे नहीं होते, फिर भी उनसे जो बन पड़ता वो दे देते हैं, लेकिन पैसे कम ही पड़ते हैं तो सैम शोए के घर जाता है। लेकिन शोए मर चुका था दोस्तों। सैम शोए की वाइफ से कहता है कि मैं ली को आपको गोद देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। लेकिन शोए की वाइफ कहती है मेरे पति चल बसे, अब उसके बेटे का मैं क्या करूं, कहकर वो सैम को दफा कर देती है। सैम को जितने भी पैसे मिले थे उन्हें लेकर वो शहर चला जाता है। वहाँ के हॉस्पिटल में वो ली का नाम बताता है, लेकिन वो कहते हैं कि इस नाम का कोई बच्चा यहाँ एडमिट हुआ ही नहीं। अब सैम दुविधा में पड़ जाता है और कहता है मेरी वाइफ तो उसको यहीं पे लेके आई थी, उसने मुझे इसी हॉस्पिटल का नाम बताया था। तब एक नर्स कहती है हाँ, एक औरत अपने बेटे को लेकर आई तो थी और उस बच्चे की नाक से खून बह रहा था। उसने डॉक्टर से बहुत विनती की, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि यहाँ उसे एडमिट नहीं किया जा सकता, कहीं और लेकर जाओ। तो सैम पूछता है कि आप जानती हैं कि उसको कहाँ भेजा गया होगा? वो उस हॉस्पिटल का नाम बताते हैं। तो सैम तुरंत उस हॉस्पिटल को कॉल करके पूछता है। वो शिना को फोन देते हैं और शिना रोते हुए कहती है मैंने ली को यहाँ एडमिट कर दिया, जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, 3000 वॉन लगेंगे, तुम जल्दी आ जाओ। सैम कहता फिक्र मत करो, मैं पैसों का इंतजाम करके आ जाऊंगा बस। अब सैम वापस अपने टाउन के हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता होगा कि सैम ने इस महीने में 2 बार ऑलरेडी डोनेशन कर दिया है। लेकिन इस शहर के हॉस्पिटल में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो यहाँ के किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर ब्लड डोनेशन करता है। बार बार दोस्तों ब्लड डोनेट करने की वजह से उसके हाथ पर जहाँ सुई लगी होती है वो जगह बिल्कुल लाल हो जाती है। एक बार ब्लड डोनेशन करने के बाद उसके लिए लिवर खाना जरूरी है, वरना वो कमजोर फील करता था। लेकिन अब बिना कुछ खाए वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में
ब्लड डोनेशन करने जाता है और यहाँ डॉक्टर शिना को बता देते हैं कि आज रात से पहले अगर ली का ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। दूसरी ओर सैम अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाकर ब्लड डोनेशन करता रहता है और पैसे जोड़ने लग जाता है दोस्तों। एक हॉस्पिटल में तो ब्लड डोनेशन करने के लिए लंबी लाइन लगी होती है। सबके सब गरीबी के मारे पैसों की खातिर ब्लड डोनेशन करने आए होते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ एक नर्स लाइन में लगे लोगों को चेक करती है और जिसका चेहरा पीला पड़ा होता है उनसे कहती है आप काफी बार कर चुके हैं, प्लीज चले जाइए यहाँ से। सैम का चेहरा भी पीला पड़ चुका होता है, इसीलिए वो यहाँ पे लगे एक बार को पकड़कर नीचे की ओर झुककर कुछ देर के लिए खड़ा रहता है, जिसकी वजह से खून उसके सर की ओर जमा हो जाता है और उसका चेहरा लाल दिखता है और उसके चेहरे का पीलापन धीरे धीरे कम हो जाता है क्योंकि ब्लड वहाँ पे ज्यादा हो जाता है। इस ट्रिक को यूज करके वो नर्स से बच जाता है दोस्तों और फिर एक और बार ब्लड डोनेट कर लेता है। दूसरी ओर शिना अली के साथ जिस हॉस्पिटल में है वहाँ पे एक नोटिस चिपका होता है जिसको देखकर शिना कोई फैसला कर लेती है। सैम उस हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन करने के बाद अचानक बेहोश होकर गिर जाता है, इसीलिए उसने जो खून दिया था उसे डॉक्टर वापस उसी के शरीर में चढ़ा देते हैं, लेकिन उसके लिए वो सैम से पैसे मांगते हैं दोस्तों। और सैम गुस्से में चिल्लाता है कि मेरी बॉडी से निकाला हुआ खून वापस मेरी बॉडी में चढ़ाने के लिए कोई पैसे क्यों देंगे आपको। तो डॉक्टर कहता है हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारा खून निकाल कर वापस तुम्हारी बॉडी में चढ़ाने का, ये पैसे तो तुम्हारी जान बचाने के लिए है, समझे। झूठ बोलकर तुम ब्लड डोनेशन करने आ गए, ये तुम्हारी गलती है, हमारी नहीं। और अगर तुम मर जाओ ना तो हमें जेल जाना पड़ जाता कि इतने कमजोर आदमी का ब्लड क्यों लिया, यह हमसे सवाल किया जाता। चुपचाप पैसे भरो और निकल जाओ यहाँ से। गुस्से में सैम डॉक्टर पर हमला करने लग जाता है तो डॉक्टर उसको धक्का दे देता है और सैम के पास अभी तक जो जमा किए हुए पैसे थे वो नीचे गिर जाते हैं। वहाँ खड़े लोग जो पैसों के लिए खून देने आए थे वो नीचे गिरे हुए नोट्स उठाने लग जाते हैं और सैम चिल्लाता है कि प्लीज मेरे पैसे मत लो, मेरे बेटे के ऑपरेशन के लिए है वो पैसे। और तो और दोस्तों, अब सैम और किसी भी हॉस्पिटल में जाकर ब्लड डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि उसका हाथ देखकर वो समझ जाएंगे कि सैम ने बहुत बार ब्लड डोनेट कर लिया है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका होता है और वो ठीक से देख भी नहीं पाता। जैसे तैसे वो उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां शिना ने ली को एडमिट किया हुआ है। रात हो चुकी थी और रिसेप्शन में कोई नहीं होता। सैम वहां के हर कमरे को खोलकर देखता है क्योंकि वो नहीं जानता कि ली किस कमरे में है, लेकिन वो कहीं नहीं होता। तो अब सैम डर जाता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ और बेटा यहाँ पर आए थे, क्या आपने उनको कहीं देखा। लेकिन सैम की हालत देखकर डॉक्टर सिक्योरिटी को बुला देता है और कहता है पता नहीं ये कौन है, इसको बाहर निकालो यहाँ से। वो उसे पकड़कर बाहर खींच ले जाते हैं तो सैम चिल्लाता है और उसकी आवाज ली के कानों में पड़ जाती है जो कि ऊपर के किसी कमरे में होता है। वो खिड़की से देखता है कि ये लोग सैम को खींचकर बाहर लेकर जा रहे हैं। उसे सलाइन चढ़ाया जा रहा होता है लेकिन वो सब कुछ उखाड़ फेंक कर बाहर भागा चला आता है। लेकिन दोस्तों, तब तक सैम न जाने कहाँ चला गया था। ली उसे हर तरफ ढूंढने लगता है और तब कुछ दूर पर सड़क के किनारे सैम बैठा होता है। ली तो चिल्लाता है कि पापा मैं यहाँ हूँ और सैम भी उसकी आवाज पहचान जाता है और सर ऊपर करके देखता है, लेकिन बार बार खून देने की वजह से उसके शरीर की सारी ताकत जा चुकी थी। आंखें सूज गई होती हैं, वो ठीक से देख तक नहीं पाता। उसे बस इतना पता चलता है कि दूर कोई लड़का खड़ा है। सैम बड़ी मुश्किल से उठकर चलने की कोशिश करता है और पूछता है तुम ली हो क्या बेटा। और ली कहता है कि हाँ पापा मैं हूँ, आप रुको मैं आता हूँ। सैम कहता है नहीं नहीं, बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, तुम मत आओ, मैं सड़क पार करके आता हूँ। कहकर वो धीरे से सड़क पार करके अपने बेटे के पास जाता है और लिपट जाता है दोस्तों उससे। ली पूछता है पापा आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना। सैम कहता है देख बेटा, कोई कुछ भी कहे मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा बेटा है और मेरा सबसे बड़ा बेटा, समझे। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं बच्चे, पापा को माफ कर दे। तो ली कहता है ऐसा मत कहो पापा, आप मुझे कुछ भी कह लो लेकिन आपके अलावा कोई और मेरा है नहीं पापा। बेटा मैं तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा नहीं पाया, पर पापा मेरा तो ऑपरेशन हो भी गया है। और सैम हैरान कि पैसे किसने दिए। तो ली कहता है कि माँ ने पैसों का इंतजाम कर दिया था, लेकिन अब उनकी हालत बहुत ही खराब है। और सैम घबरा जाता है और दोनों तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पता चलता है दोस्तों, शिना ने जो नोटिस देखा था वो था किडनी डोनेशन का, जिसके बदले उसे पैसे मिल सकते थे और उन पैसों से वो ली का ऑपरेशन करवा सकती थी। इसीलिए उसने अपनी किडनी डोनेट कर दिया और उन पैसों से ली का ऑपरेशन करवाया। सैम तो बहुत परेशान हो जाता है कि शिना को ये फैसला लेना पड़ गया। बताओ, सैम की हालत देखकर वो भी समझ जाती है कि पैसे जुटाने के लिए सैम ने बार बार ब्लड डोनेट किया। माँ और बाप दोस्तों, बताओ यार, इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी, इतना दर्द सहना पड़ा अपने बेटे को बचाने के लिए। जैसे तैसे दिन बीतते हैं और अब सैम और शिना दोनों की सेहत काफी अच्छी हो जाती है। पूरा परिवार एक साथ अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छे से खाना खाने लगता है। उनके पास पैसे कम जरूर हैं लेकिन खुशी उतनी ही ज्यादा है। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ क्रॉनिकल ऑफ ब्लड मर्चेंट नाम की मूवी खत्म होती है। अच्छा हुआ खत्म होगी अच्छे से। मुझे लगा था आखिरी में इन दोनों में से कोई मर ना जाए, लेकिन ठीक है। बाकी दोस्तों आप बताइए कैसी लगी आपको मूवी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।